बात हो रही है। कोई कहता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, कोई कहता है कि फंडामेंटलिस्टों की हुकूमत हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका साथ होगा तो ये कुछ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म में इस जेल काटने की वजह से मुझे वो इज्जत मिली है जो सब पॉलिटिशियंस हमारा लिहाज करते हैं, और मैं समझता हूं कि मैं वो ब्रिज बन सकता हूं जो सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक फोरम पे खड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ा डाकू है पाकिस्तान का आसिफ जरदारी। अवाम क्या चाहती है? सारी अवाम इंसाफ चाहती है। अवाम ये चाहती है कि अगर सदर ने डाका मारा है उसके ऊपर भी वही कानून लागू हो जो आम आदमी पर। अगर हमारे वोट के साथ ने खयानत की तो मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर हमें मरना पड़ा तो हम मरेंगे, अगर हमें जेल जाना पड़ा तो हम जाएंगे। Democracy is the best revenge. मैं चाहूंगी कि मेरे पति आसिफ अली जरदारी तब तक अंतरिम तौर पर आपका नेतृत्व करें जब तक कि आप और वो तय नहीं कर लेते कि पार्टी के लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो एक हिम्मत वाले और इज्जतदार व्यक्ति हैं। उन्होंने 11.5 साल जेल में बिताए, लेकिन तमाम यातनाओं के बावजूद झुके नहीं। उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि वो पार्टी को एकजुट रख सकें। बेनजीर के इस एक पन्ने की वसीयत पर 16 अक्टूबर 2007 की तारीख दर्ज थी। इसके 2 दिन बाद ही बेनजीर अपने 8 साल के निर्वासन के बाद पाकिस्तान लौटी थी। यानी उनके पाकिस्तान आने से पहले ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि अगर बेनजीर को कुछ भी होता है तो उनकी विरासत आखिर कौन संभालेगा। ये एक डायनेस्टिक टेंडेंसी भी फ्यूडल सोसाइटीज में रहती है, हमारे यहाँ भी है, यहाँ वहाँ भी है। क्योंकि बिलावल बहुत यंग था, इसीलिए अपनी वसीयत पे तो उन्होंने लिख दिया कि जरदारी होगा। और जरदारी के संग ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि वो अगर प्रीमेच्योर मौत हो गई तो बिलावल को बना देंगे। 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई, जिसके बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उनके पति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिम्मा संभाला। उनकी विल थी, मोहतरमा को पता था कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। विल की डेट जो है ये 16 अक्टूबर की डेट है, जो कि उनके आने से 2 दिन पहले की डेट है इस विल पे। इसलिए ये अज्यूम मैं कर सकता हूँ कि उसकी विजडम क्या थी। उनकी विजडम यही थी कि आसिफ जरदारी जो है वो पार्टी को लीड करे इन मुश्किलात में। आसिफ अली जरदारी ने साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि जब 19 साल के उनके बेटे बिलावल भुट्टो लंदन से लौटेंगे तो अपनी पार्टी का जिम्मा वो उन्हें सौंप देंगे। पार्टी की चेयरमैनशिप ऐसे शख्स को दी जाए जो कि फेडरेशन की अलामत बन सके। मेरी नजर में बिलावल जरदारी की जगह पे ऐसा कोई शख्स नहीं था जो कि पीपल्स पार्टी को और फेडरेशन को साथ रख सके। बिलावल ने खुद सद और मेरे बच्चों ने खुद सद अपना नाम बदलने का आज फैसला किया है। आज से बिलावल का और मेरे बच्चों का नाम होगा बिलावल भुट्टो जरदारी। सदा जी, सदा जी। साल 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और बेनजीर भुट्टो की हत्या की सहानुभूति का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी को मिला। आसिफ अली जरदारी ने विपक्ष के साथ गठजोड़ किया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim, that as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, to the best of my ability, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. जिस इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट बने जरदारी साहब, उस इलेक्शन में तो कैंपेन भी नहीं किया था जरदारी साहब। वो इलेक्शन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनजीर की मैयत पे जीती थी। तो इसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि जरदारी बेनजीर की मैयत के दम पे वहां के राष्ट्रपति बने।
बेनजीर की हत्या की सहानुभूति की लहर पर सवार होकर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन उनके अतीत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ पुराने भ्रष्टाचार के सभी मामलों को खोलने का आदेश दे दिया। इनको होना ही नहीं चाहिए था यहाँ, पहले तो इनको होना ही नहीं चाहिए था। ये बदकिस्मती से इस कौम की बदकिस्मती है। ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने एनआरओ ब्रोकर किया बेनज़ीर और मुशर्रफ के बीच में। और कॉन्डोलीज़ा राइस अपनी किताब में लिखती है, बड़े फ़ख्र से लिखती है कि मैंने इनको इकट्ठा किया और उनके सारे करप्शन केस माफ़ करवाए। 8000 लोगों के 1000 अरब रुपए के केस थे टोटल चोरी के। 8000 लोगों ने 1000 अरब की चोरी की हुई थी, वो सब माफ़ हो गई। और वो माफ़ हो के वो फिर से ऊपर आ गए हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए हैं, एक मुल्क का सदर बन गया और वो फिर मुल्क लूट रहे हैं। 2008 में सत्ता से जाते जाते पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भ्रष्टाचार की जांच में घिरे तकरीबन 8000 सियासतदानों और अधिकारियों को राहत दे दी। भ्रष्टाचार की जांच से राहत मिलने वाले लोगों में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम बेनजीर भुट्टो और उनके पति आसिफ अली जरदारी भी शामिल थे। मुशर्रफ ने भले ही एनआरओ के माध्यम से भ्रष्टाचार के मामले बंद कर दिए हों, लेकिन उनके पाकिस्तान छोड़ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ को ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी सरकार को आदेश दिया कि जरदारी के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के आदेश फिर से दिए जाएं। ये एनआरओ इलीगल था और उन्होंने कहा कि जितने भी व्यक्ति हैं जिसके ऊपर ये इस प्रकार के आरोप हैं, उनका कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे पहला उनके लिस्ट में थे प्रेसिडेंट जरदारी। उस आदेश को गिलानी साहब की सरकार ने पालन नहीं किया। 2 साल गुजर गए, लेकिन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू नहीं हुई। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर आरोप लगे कि वो आसिफ अली जरदारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, गिलानी से सबसे ज्यादा मायूसी तो ये है, बजाय पाकिस्तान कौम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक जो मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम है जो सदर बना हुआ, उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री गिलानी का तर्क था कि संविधान के तहत राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को विशेष छूट प्राप्त है। दुनिया में कोई कानून इजाजत नहीं देता कि एक प्रेसिडेंट बना हुआ है और उसने अरबों रुपए चोरी किया हुआ, और वो जब अदालत उसके ऊपर उसको कानून के कटारे में खड़ा करती है तो वो कहता है जी मैं तो सदर हूँ, मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब वो कत्ल कर दे, जो इसका मतलब सारे मुजरिम सदर बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ आके आप मुल्क लूट लें, आप कत्ल कर दें, लेकिन आप कहेंगे जी इम्यूनिटी है। तो ये सारी जमहूरी तकाज़ों के खिलाफ है जो हो रहा है। गिलानी साहब कह रहे हैं कि हम कोर्ट्स खत लिखें स्विस अथॉरिटीज़ को कि आप इनके मुकदमे खोलें, इनकी फाइल खोलें। वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट इम्यून है इस किस्म के एक्शन से। ये पूरी चाल एतजाज़ एहसन की है। तो कुछ वकील लोग हैं, एक इंटेलेक्चुअल तबका है जो कि फौज से ज़्यादा डरता है, लिहाजा इनको टॉलरेट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आसिफ अली जरदारी का विवादों से पाला कोई पहली बार पड़ा हो। इनकी छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये बहुत पॉपुलर खुद बजाते खुद नहीं है। सबसे बड़ा डाकू है पाकिस्तान का आसिफ जरदारी। क्या कानून का ये मतलब है कि सिर्फ छोटे चोर के ऊपर कानून नाफिज होता है और बड़ा डाकू क्योंकि इतना ताकतवर है उसको हमारा अगर कानून नहीं पकड़ सकता, ये कानून नहीं है। फिर बेनजीर भुट्टो ये भी कहा करती थी that my father was not hanged, he was judicially murdered। और इसीलिए आज के दिन केस ना खोलने के लिए तर्क दिया जा रहा है कि अगर केस खोल देंगे तो इट विल अमाउंट टू पुटिंग ऑन ट्रायल द ग्रेव ऑफ बेनजीर भुट्टो।